Good morning, students of class 10. We are starting today a very new chapter, chapter number 10, The Sermon at Banaras from your first flight book. आज हम लोग एकदम नया एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द सरमन एट बनारस. आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 10 है. बिफोर यू रीड हमें कुछ आइडियोलॉजी दिया गया है. व्हाट इज़ दैट? लेट्स स्टार्ट टू रीड. यूज द डिक्शनरी और आस्क फॉर योर टीचर्स हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ग्रुप. कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपको बताया जा रहा है कि आप अपने टीचर्स से हो, पेरेंट्स से हो, डिस्कस के तौर पे उसका सवाल जवाब कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सरमन? सरमन क्या है? एंड विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो व्हाट इज सरमन? Sermon is a speech on a religious or moral subject. I am repeating again. Sermon is a speech on a religious or moral subject. Sermon क्या है? फिर मैं बोल रही हूँ. Sermon is a speech मतलब भाषण या फिर जो लोग कहते हैं. Speech on a religious or moral subject. मतलब मोरल सब्जेक्ट्स मतलब क्या बोल रहा है? सरमन इज अ स्पीच ऑन रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट. सरमन एक प्रकार की ज्ञान है. किसके बारे में ये ज्ञान है? धार्मिक ज्ञान. किसके बारे में? धार्मिक ज्ञान या फिर मोरल सब्जेक्ट. हम अपने ज़िंदगी के जो मोरल्स, लॉयलिटी, मोरल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं उसी के बारे में जो ज्ञान दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सरमन. अब ये सरमन कौन लोग देते हैं? जो खुद प्रॉपर तरीके से एनलाइटेड हो, जो खुद प्रॉपर तरीके से नॉलेजेबल हो, वही तो अपना ज्ञान को शेयर करेगा. कुछ ना कुछ शेयर करना चाहता है ना. तो ऐसे पर्सन जो कि ज्ञान, धार्मिक कोई ज्ञान देना चाहता है या फिर मोरल नीतिवाचक कुछ शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड सरमन. क्लियर है? आपको क्लियर हो गया? तो व्हाट इज सरमन? अ स्पीच ऑन ए रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट. अ स्पीच ऑन ए रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट इज कॉल्ड सरमन. ठीक है. तो यहाँ पर यही बेसिक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ राइट नाउ वी आर गोइंग टू द मेन पैरा एंड द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर्स. बेसिकली दिस चैप्टर इज बिलोंग्स टू गौतम बुद्ध. हम सब इनके बारे में जानते हैं. इनके बचपन की कहानी के बारे में भी लगभग जानते हैं कि गौतम बुद्ध का नाम कैसे मिला था. गौतम बुद्ध का फेमस बौद्ध धर्म का प्रचार, त्रिपिटक, उनके होली जो बुक्स है, इस के बारे में हम लोग लगभग जानते हैं. ठीक है. सो आज फिर भी मान लेते हैं कि एक बार बचपन की वही कहानी को फिर से दोहराएंगे, एक फिर रिफ्रेश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द टॉपिक. गौतम बुद्ध who was born in 563 BC and his death was 483 BC. What is the full form of BC? Before common era or before birth of Christ. बिफोर कॉमन एरा और बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट. मतलब हम लोग बीसी कौन से साल को बोलते हैं? जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के समय है बर्थ ऑफ क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, मरने के बाद का समय है अन्न डोमिनी या फिर आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट. ठीक है. ये तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, सोशल में, हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है. तो गौतम बुद्ध का जन्म भी 563 बीसी में हुआ था. उनका मृत्यु हुआ था 483 बीसी में. बिगन लाइफ एज ए प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम. और हम सब जानते हैं उनका पैदाइशी एक राजवंश में हुआ था और उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम. तो उनका पूरा नाम क्या है? सिद्धार्थ गौतम. इन नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्दर्न इंडिया मतलब उत्तर भारत, भारत के उत्तर दिक में. एक्चुअली उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पे. तब की जब उनका जन्म हुआ था तब नेपाल भारत के ही एक अंश था, भारत का ही एक पार्ट था. ठीक है. तब भारत से वो विच्छिन्न नहीं हुआ था, अलग नहीं हुआ था. तो नेपाल की लुम्बिनी नामक जगह पे जन्म हुआ था किनका? सिद्धार्थ गौतम का. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu scared scripture and 4 years later he returned home to marry a princess. Very very important line. ये जो line है, it is very very important line. क्या बोल रहा है? At 12 देखो, at 12 he was sent away for schooling in the Hindu
स्केर्ड स्क्रिप्चर मतलब जो हमारे जो पवित्र जो किताब है, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, इन सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन, इन सब के बारे में जो शिक्षा, इन सब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 साल में उनको स्कूलिंग में भर्ती कर दिया गया था। और उसके बाद 4 साल बाद वो वापस आया, मतलब 12 साल में भेजा गया तो 4 साल बाद वापस आया, मतलब 16-17 साल में जब वो घर वापस आए तब उनका शादी करवा दिया गया एक प्रिंसेस के साथ, मतलब राजकुमारी के साथ। और हम सब जानते हैं उनके वाइफ का नाम क्या है, यशोधरा। क्या नाम है, यशोधरा, ठीक है। तो उनके साथ शादी बना दिया गया। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एट बिफिटेड रॉयल्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनदर क्वेश्चन, छोटा छोटा एमसीक्यू यहाँ पर छुटा हुआ, मैंने जुड़ा हुआ है। क्या है, दे हैड ए सन, उसके बाद उनका एक लड़का हुआ। लड़के का भी नाम हम लोग जानते हैं, देयर सन नेम इज राहुल। उनका लड़के का नाम क्या है, राहुल। तो राहुल पैदा हुआ और वो लोग जब तक 10 साल तक वो लोग एकदम बेफिटेड रॉयल्टी के साथ ज़िंदगी जिए हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेफिटेड? बेफिटेड का मतलब कि बेफिटेड मतलब शानदार ज़िंदगी, खुशियों से भरी ज़िंदगी, जहाँ पे गम का कोई नामो निशान नहीं। राजा है, राजकुमारी के साथ शादी हुआ है, फिर एक उनका लड़का हुआ है, तो खुशी ही खुशी है, जहाँ पर गम का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे ज़िंदगी को लग्जरियस ज़िंदगी या फिर बेफिटेड रॉयल्टी के साथ जिया जाने के लिए बोलता है, ठीक है। एट अबाउट फ्रॉम द सफरिंग एट अबाउट द एज ऑफ 25। अब देखो यहाँ पर फिर एक अनदर क्वेश्चन है कि 25 जो उनका उम्र था, 25 एज जब हुआ, 12 साल में स्कूलिंग में भेजे थे। 12 साल में कहाँ पे भेजे थे, स्कूलिंग में। अब स्कूलिंग से आने के 4 साल स्कूलिंग करने के 4 साल बाद जब घर वापस आए, शादी हो गया, उसके बाद बच्चा हुआ, लड़का हुआ। उसके बाद जब गौतम का, सिद्धार्थ का उम्र कितना था, 25। सिद्धार्थ का उम्र कितना था, 25। द प्रिंस हेयरटोफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग शील्डेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शील्डेड? मीन्स प्रोटेक्टेड। शील्डेड मतलब उनको प्रोटेक्ट किया जाता था। किन चीज़ों से उसको प्रोटेक्ट किया जाता था? पर जब उनका 25 साल उम्र हुआ तब उनको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसा क्या है, फ्रॉम द, किन चीज़ों से? फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk beginning for alms। मतलब 25 साल उम्र तक उनको शील्डेड करके रखा गया था, मतलब प्रोटेक्ट करके रखा गया था। दुनिया के जो कष्टनायक, दर्दनायक, गम देने वाला जो सब चित्र हैं, इन सब से उनको दूर रखा जाता था कि ये सबसे वो दूर ही रहे। दुनिया का तो ये वास्तव रूप है कि खुशी गम दोनों ही रहता था। वो सिर्फ खुशी देखे, गम के रूप से उनका कोई मिलजुल हुआ ही नहीं था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वही चीज़ के साथ उनका मुलाकात हुआ। कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखो कहाँ पर उनका मुलाकात हुआ, वाइल आउट हैंगिंग, जब वो शिकार पे गए थे। वाइल आउट हंटिंग, जब वो शिकार के लिए गए थे। क्या क्या देखे थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनदर मल्टी एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या क्या देखे थे जब वो हंटिंग करने गए थे? 4 चीज़ उन्होंने देखा था। कितना चीज़? 4 ग्रेट साइट्स, 4 ग्रेट साइट उन्होंने देखा था। 4 ग्रेट साइट्स, ये आपके क्वेश्चन में आता है कि कौन से 4 चीज़ गौतम को, मतलब सिद्धार्थ को, अपने ज़िंदगी के एनलाइटमेंट के रास्ते पे कदम रखने के लिए मजबूर किया था। कौन से 4 से सबसे बड़ा चीज़? तो ये 4 बड़ा चीज़ वो कब देखे थे? 25 साल जब उनका उम्र हुआ था, और वो एक दिन शिकार के लिए निकले थे, ठीक है। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। पहले क्या देखे थे? चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, एक बीमार आदमी। क्या देखे थे? एक बीमार दुष्ट आदमी देखे थे। उसके बाद एक देन एन एजेड मैन, एक बुरा आदमी को देखे थे, ठीक है। एक बुरा आदमी को देखे, एक बीमार आदमी को देखे, और क्या देखे? देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब शव यात्रा, मतलब कोई मर गया है तो उसको जब क्रियाक्रम करने लेके जाते हैं कंधे में चला के, तो दैट इज़ द प्रोसेशन एंड दैट इज कॉल्ड फ्यूनरल प्रोसेशन। ऐसे फ्यूनरल प्रोसेशन उन्होंने देखा था। और क्या देखा था? एंड फाइनली ए मॉन्क, और फाइनली क्या देखा था? एक मॉन्क। मॉन्क मतलब भिखारी बोलो, साधु बोलो, मुनि बोलो, कुछ भी बोलो, जो कि क्या कर रहा था? बेगिंग फॉर आर्म्स। क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था अपना हाथ फैला के। तो दीज आर द 4 ग्रेट साइट। क्या क्या है वो 4 ग्रेट साइट? क्या क्या है, मैं क्या क्या बोली? पहले देखा था एक सिक मैन, उसके बाद एक एजेड मैन, उसके बाद एक फ्यूनरल प्रोसेशन, और उसके बाद एक साधु या फिर मुनि जो कि भीख मांगते हुए। इन चारों चीज़,
यही वो 4 गेट साइट है जो कि उनके अंदर एक अलग इंसान को जागरूक किया, ठीक है। तो दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड। यही वो साइट था जो कि उनको मजबूर किया विश्व दरबार में निकलने के लिए। किसके लिए? वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। वेरी वेरी अनदर इंपॉर्टेंट कोटेशन, वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनलाइटमेंट? एनलाइटमेंट का मीनिंग क्या है? एनलाइटमेंट मतलब स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। एनलाइटमेंट का मीनिंग क्या है? ए स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब ऐसा कोई ज्ञान जो कि हम अपने अंतरात्मा से हमें मिलेगा, ठीक है। अपने आप से सवाल जवाब करना, बोलते हैं ना, कभी कोई गलत काम किए हो या फिर सही काम किए हो या फिर कुछ दुविधा हो, हम लोग बोलते हैं कि अपने आप से पूछो, अपने आप के मन से पूछो, अपने आप के अंतरात्मा से पूछो। तो वही अंतरात्मा के ज्ञान प्राप्त करने के लिए गौतम ने घर से निकल गया था। कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विजिटेड, और क्या करने के लिए गया था? किसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया था? वही जो 4 ग्रेट साइट उन्होंने देखा था। कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस, मतलब जो 4 घटना उन्होंने अपने आंखों से देखा था। एक बीमार इंसान, एक बुरा इंसान, एक शव यात्रा, फ्यूनरल प्रोसेशन, और एक भिखारी या फिर मुनि साधु जो कि भीख मांगते हुए बैठा था। इन चारों जो कि उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा था, इसका दुख कितने तक है, ये सॉरोस क्या कहाँ तक मन पे ठेस पहुंचाता है, क्या फील कराता है, इसके बारे में एनलाइटमेंट के लिए वो घर के बाहर निकले थे। ही वंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने साल वो तपस्या की है? कितने साल की है वो तपस्या? 7 साल। 7 साल लगातार उन्होंने क्या किया? 7 साल वो लगातार बैठ के तपस्या किया। कहाँ पर? एक पीपल की ट्री के नीचे। कौन सी ट्री? पीपल की ट्री। आप लोग सब जानते हैं वो कौन सी ट्री के बारे में हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। वेयर ही वॉट टू स्टे until enlightenment came, और वहाँ पर वो कब तक बैठे रहे? जब तक उनको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर आत्मसंतुष्टि, कंटेनमेंट नहीं मिल रहा है, अपने प्रश्न का जवाब सही सलामत सही तरीके से नहीं मिल रहा, तब तक वो तपस्या करते रहे। लगातार 7 साल वो पीपल के ट्री के नीचे बैठ के एनलाइटमेंट में बैठे। एनलाइटन आफ्टर 7 days, 7 साल नहीं, अंटिल एनलाइटमेंट केम, जब तक उनको माने अपने सवालों का जवाब ना मिले। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। 7 ही दिनों में, कितने दिन? 7 ही दिनों में उनको अपने सवालों का जवाब मिल गया था। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों में उनको अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। और तभी उन्होंने जिस पेड़ के नीचे बैठ के वो तपस्या किए थे, उस पेड़ का नाम उन्होंने क्या दिया था? बोधि ट्री। क्या नाम दिया था? बोधि ट्री। कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के, बोध मतलब ज्ञान ना, तो जिस पेड़ के नीचे बैठ के उनको ये ज्ञान मिला, मोक्ष मिला, उसीलिए उस पेड़ को नाम उन्होंने दिया था बोधि ट्री। हाँ, बोधि ट्री का मीनिंग है ट्री ऑफ वाइजडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोधि ट्री का मीनिंग क्या है? ट्री ऑफ वाइजडम, ज्ञान का पेड़। जिस पेड़ के नीचे बैठ के उनको ज्ञान मिला, मोक्ष मिला, बोध मिला, उस पेड़ का नाम होगा द ट्री ऑफ वाइजडम, एंड द ट्री नेम इज पीपल, बट वी आर रिकॉग्नाइज द पीपल ट्री एज ए बोधि ट्री, क्योंकि उस पेड़ का नीचे बैठ के उनको ज्ञान मिला था, ठीक है। एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। अब उनको मोक्ष मिल जाने के बाद, उनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद, वही ज्ञान वो क्या करना शुरू किए? सबको शेयर करना शुरू किए। ज्ञान अपने आप कोई नहीं रखता है। हम जो शिक्षा हमें मिला है, हम आपको शेयर कर रहे हैं। आप हमें जितना मिला है शिक्षा, ज्ञान, नॉलेज, हम क्या कर रहे हैं? आपको शेयर कर रहे हैं। आप किसी को शेयर करेंगे तो दैट इज़ द मेथड ऑफ शेयरिंग टू नॉलेज ना। ऐसे ही हम लोग अपने नॉलेज को शेयर करते रहते हैं, 4 फैलाते रहते हैं। तो उन्होंने भी, उनको जो बोध मिला, उनको जो ज्ञान मिला, उन्होंने भी उसको अब क्या करना शुरू किया? लोगों के बीच फैलाना शुरू किया, शेयर करना शुरू किया, जितना वो समझे है। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। और यही रीज़न है, उसी दिन से उनको किस नाम पे प्रचार किया गया? उस नाम से पुकारा गया, बुद्धा। बुद्धा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्धा? द एवोकेंड और एनलाइटेंड। बुद्धा मतलब एक ऐसा ज्ञान जो कि जागरूक होता है अपने मन में। बोध जागरूक हुआ उनके अंदर एनलाइटेंड के बाद, मतलब तपस्या के बाद, मेडिटेशन के बाद, तो उसी दिन से उनका नाम क्या हुआ? बुद्धा। तो उनका प्रॉपर ओरिजिनल नेम क्या है? सिद्धार्थ गौतम। बोधि ट्री मतलब पीपल ट्री के नीचे बैठ के उनको जो बोध मिला, जो ज्ञान मिला, उसके बाद उन्होंने उस पेड़ का नाम क्या रखा? उस पेड़ का नाम हुआ बोधि ट्री, क्योंकि वो पेड़ है ज्ञान का पेड़, और उनको भी वो ज्ञान मिला, वो बोध मिला, तो उसी दिन से उनका नाम हुआ बुद्धा। और उस दिन से वो अपने ज्ञान को लोगों के बीच शेयर करना शुरू किए, ठीक।
बुद्धा प्रेस्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. बुद्धा ने यहाँ पर अपना पहला सरमन में व्हाट इज द सरमन में पहले ही बोली थी, क्या बोली थी? स्पीच ऑन रिलीजियस और मॉरल सब्जेक्ट. अ स्पीच ऑन रिलीजियस, धर्म के आधार पे कोई भी भाषण देना, कोई मन भावनाओं को शेयर करना, मोरल कुछ नीतिवाचक कुछ शिक्षा देना, उसको हम लोग सरमन बोलेंगे. तो बुद्धा ने अपना पहला सरमन कहाँ पर दिए थे? कहाँ पे दिए थे? सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर के ऊपर. आप ही का शहर है, आप ही लोगों के यूपी का शहर है, जो कि सबसे क्या है? मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगास. सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है बनारस को, क्योंकि ये देखो गंगा नदी हर जगह पे है, लेकिन बनारस को सबसे ज़्यादा ही, बहुत ही मैंने खुद हद से ज़्यादा ही उसको पवित्र स्थान मानी जाती है. और जहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये डिपिंग प्लेस है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिपिंग? जहाँ पे लोग डुबकी लगा के स्नान करते हैं, नहाते हैं, डुबकी लगा कर नहाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिपिंग प्लेस. ठीक है, तो यहाँ पे लोग, गंगा तो हर एक जगह से बह गई है, लेकिन बनारस की गंगा को एक अलग होली प्लेसेस के तौर पे मानी जाती है. दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर. वहीं पर उन्होंने अपना पहला मोरल सब्जेक्ट बोलो और रिलीजियस जो भी बोध या फिर ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था, उन्होंने वो देना शुरू किया. इट रिफ्लेक्ट्स दैट बुद्धा's wisdom about one inscrutable kind of suffering. और ये एक ऐसे कहानी के, ऐसा ही उनका ज्ञान देने के लिए जो वो बैठे थे गंगा किनारे, बनारस के गंगा किनारे के पास अपने बोध को शेयर करने के लिए, एक कहानी के दौरान देखेंगे कैसे उन्होंने अपने बोध को शेयर किए थे. एक कहानी पढ़ेंगे, उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, ईशा गौतमी का कहानी, वो देखेंगे, और उसके माध्यम से कैसे उन्होंने अपने ज्ञान को शेयर किया वो भी देखेंगे. इंस्क्रटेबल का मतलब क्या है? इंस्क्रटेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड. मतलब ऐसा कुछ कहानी जो कि आपको भाषाओं में समझाया नहीं जा सकता है. ठीक है, मतलब बोल के नहीं समझा जाए, उसका फीलिंग्स, उसका इमोशन को आपको दिल से समझना है, तो वो ऐसे ही स्टोरी को, ऐसे ही बात को इंस्क्रटेबल बोला जाता है. ठीक है, सो हियर टुडे वी आर जस्ट रीडिंग दिस पॉइंट. इतना तक कि आज हम लोग पढ़ेंगे. कल कौन से कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध अपने सरमन को शेयर करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, और वो बहुत ही एक स्वीट और वेरी इमोशनल स्टोरी है. ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे. आज इतना ही. पहले से थोड़ा सा ही मैं आपको पढ़ाई, इतना में बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन छुपा हुआ है. वो क्या है? पहला वो क्वेश्चन, व्हाट इज सरमन? तो आपको बोलना है स्पीच ऑन ए रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट इज कॉल्ड सरमन. ठीक, अ स्पीच ऑन ए रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट इज कॉल्ड सरमन. सरमन किसे कहते हो गया. व्हाट इज द बर्थ एंड डेथ ईयर ऑफ गौतम बुद्धा? 563 BC इज द बर्थ ईयर एंड 483 BC इज द डेथ ईयर. हो गया. इन द बॉर्न नेम, व्हाट इज द बॉर्न नेम ऑफ गौतम बुद्धा? सिद्धार्थ गौतमा. ठीक है, उनका पैदाइशी नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतमा. कितने सालों में वो स्कूलिंग के लिए गए थे? 12 साल के लिए. उसके बाद कितने सालों में शादी हुआ? 12. 4 साल बाद घर वापस आए, मतलब 16-17 साल में शादी हुआ. किसके साथ? राजकुमारी के साथ. व्हाट इज द नेम ऑफ गौतम बुद्ध वाइफ? यशोधरा. लड़का हुआ, उसका नाम क्या है? राहुल. ये नहीं है, फिर भी मैं आपको नॉलेज में दे दी. उसके बाद 25 साल तक उन्होंने अपने लग्जरियस ज़िंदगी जिए हैं. कितने साल तक? 25 साल तक बेफिटेड रॉयल्टी के साथ जिए थे. उसके बाद कब उनको मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करना है, बोध का ज्ञान प्राप्त करना है, ये कब वो सोचे? 25 साल में, जब वो किसके लिए निकले थे? एक दिन हंटिंग के लिए. ठीक है, उनको शिकार के लिए निकले थे. तब वो क्या किया देखे थे? 4 ग्रेट थिंग्स उन्होंने, 4 ग्रेट साइड के सामना सामने उन्होंने किया था, आमना सामना किया था. वो 4 साइड क्या है? एक सिक मैन, एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी, एक फ्यूनरल प्रोसेशन, एक शव यात्रा, और एक साधु या फिर मुनि जो कि भीख मांगते हैं. ये 4 चीज़ उनको एनलाइटमेंट के रास्ते में मजबूर किए थे निकलने के लिए. उसके बाद वो एनलाइटन के लिए 7 साल वो इधर उधर घूम रहे थे. उसके बाद एक पीपल ट्री के नीचे वो बैठ गए. पीपल ट्री के नीचे बैठ के क्या किए? वहाँ पर लगातार अपना मेडिटेशन में बिजी हो गए. मेडिटेशन करने के बाद 7 ही दिन में उनका मोक्ष लाभ हुआ, मतलब ज्ञान लाभ हुआ. उसके बाद उस पेड़ के नीचे बैठ के उनको वो मोक्ष लाभ हुआ था, तो उस पेड़ का नाम रखा गया बोधि ट्री, क्योंकि वो पेड़ उनको बोध देता है, ज्ञान दिया है. और ट्री ऑफ वाइजडम, मतलब पीपल ट्री को हम बोधि ट्री भी बोलेंगे, और बोधि ट्री का मीनिंग है ट्री ऑफ वाइजडम, ज्ञान का पेड़. और उसके बाद ही उन्होंने भी अपना जो भी उनको मोक्ष लाभ हुआ, ज्ञान लाभ हुआ, वो नज़दीकी लोगों के अंदर, अपने करीबी लोगों के अंदर वो ज्ञान वो शेयर करना शुरू किए. और उसी दिन से उनका नाम क्या हुआ? बुद्धा, गौतम बुद्धा. तो उनका पैदाइशी नाम गौतम बुद्धा नहीं है, पैदाइशी नाम क्या है?
सिद्धार्थ गौतम, लेकिन बोध मिलने के बाद उनका नाम हुआ बुद्धा। बुद्धा का भी मीनिंग क्या है? द एवकेंट और एनलाइटमेंट, मतलब ज्ञान का जागरूक होना, एनलाइटेंट होना, उनको बोलेंगे बुद्धा। उसके बाद बुद्धा नाम मिलने के बाद उन्होंने अपना पहला सरमन देने की लिए सोचा। वो कहाँ पे दिए थे? उन्होंने अपना पहला रिलीजियस लेक्चर कहाँ पे दिए थे? डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर ऑफ गंगा, मोस्ट हॉली प्लेस बनारस। बनारस में उन्होंने गंगा के किनारे बैठ के ऐसा एक सरमन मैंने रिलीजियस लेक्चर वो दिए थे। और ऐसा ही एक रिलीजियस लेक्चर के बारे में एक कहानी हम लोग पढ़ेंगे जिसमें इनस्क्रेडिबल काइंड ऑफ सफरिंग लिखा है। इनस्क्रेडिबल काइंड ऑफ सफरिंग मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जो कि हम बोल के उसके दर्द को नहीं समझ सकते हैं, इतने इमोशन उसमें जुड़ा हुआ है। ऐसे एक कहानी के दौरान हम लोग देखेंगे कैसे गौतम बुद्ध ने अपने विजडम को शेयर किया था, अपने ज्ञान को शेयर किया था। So here is the first part of the story, the sermon at Banaras, from your first slide book, chapter number 10. I hope you people understood the main part 1 concept. If you have any doubts or question, please inform me or ask me in the WhatsApp group or direct call to me. Have a nice day and goodbye.